स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। How US could lose a war with China? Welcome to Study IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यूएस और चाइना के बीच वॉर हुआ तो उसमें जीत किसकी होगी? क्या आपको पता है कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपने मैसिव मिलिट्री पावर और मिलिट्री बेसिस के नेटवर्क्स और एलाइज के बावजूद शायद ये पॉसिबल है कि यूएस चाइना से हार जाए। आज हम इस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए एनालाइज करेंगे कि एक पॉसिबल यूएस चाइना वॉर में किसकी जीत के कितने चांसेस हैं और उसके कारण क्या हैं। चलिए पहले चलते हैं बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई मेजर शिफ्ट्स हुए हैं, जिसमें चाइना का राइज और यूएस चाइना के बीच बढ़ती राइवलरी एक ऐतिहासिक घटना है। पिछली सदी में वर्ल्ड वॉर II के बाद लगभग 4 दशकों तक चला यूएस सोवियत कोल्ड वॉर 1990s में खत्म हुआ, जिसके बाद अमेरिका सुपर पावर की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन के उभरा, जिसका डोमिनेंस आज तक जारी है। लेकिन अब इस डोमिनेंस को चाइना कहीं ना कहीं चैलेंज करने लगा है। रैपिड इकोनॉमिक राइज के चलते आज चाइना $14.5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी वजह से ही उसका ग्रेट पावर बन के उभरना संभव हो पाया है। कई सालों तक शांति से अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फोकस करने वाला चाइना, जो भूखमरी और गरीबी झेल रहा था, वो आज इंटरनेशनली भी खुद को असर्ट कर रहा है। यही वजह है कि साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन और अफ्रीका तक हम चाइनीज एक्सपेंशन की खबरें सुनते हैं। यूएस के साथ ट्रेड वॉर, ऑस्ट्रेलिया को मिसाइल अटैक्स की धमकी देना या इंडिया के अगेंस्ट डोकलाम और गलवान में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस, ये सभी चाइना के राइजिंग माइट के ही आउटकम्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कई स्कॉलर्स तो ये तक क्लेम करते हैं कि शायद अब न्यू कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें यूएसए के अगेंस्ट आज चाइना खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये न्यू कोल्ड वॉर यूएस और चाइना के बीच कोई फुल फ्लेज्ड वॉर को जन्म देती है, तो क्या उसमें सुपर पावर यूएस जीत पाएगा? आइए देखते हैं। यूएस माइट लूज। दोस्तों, यूएसए में लोकेटेड रैंड कॉर्पोरेशन नाम का एक थिंक टैंक साइंटिफिक और मैथमेटिकल टूल्स यूज करके यूएस और बाकी देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनालाइज करता है। वॉर गेम्स नाम के सिमुलेशन एक्सरसाइजेज इसका एक तरीका है। 2019 में कंडक्टेड ऐसे ही एक वॉर गेम में पार्टिसिपेट करने वाले डिफेंस एक्सपर्ट डेविड ऑकमैनेक क्लेम करते हैं कि एक पॉसिबल यूएस चाइना वॉर में यूएस को हार झेलनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि हम समझें कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, पहले ये समझते हैं कि एक पॉसिबल यूएस चाइना वॉर का कैरेक्टर क्या होगा और वो कहां लड़ा जाएगा। द लोकेशन ऑफ वॉर। दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि 21st सेंचुरी में हमारी दुनिया काफी अलग है। डेविड ऑकमैनेक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूएस चाइना वॉर में चाइना यूएस को कैप्चर कर लेगा या वहां पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेगा। इस वॉर का कैरेक्टर ट्रेडिशनल वॉर्स से काफी अलग होगा और उसमें जीतने के लिए चाइना को यूएस को मिलिटरीली और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिफीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में यह समझना जरूरी है कि यह पॉसिबल वॉर अमेरिकन कॉन्टिनेंट या यूरोप में नहीं, बल्कि वहां से दूर इंडो पैसिफिक में होने की सबसे ज्यादा संभावना है। इंडो पैसिफिक वो रीजन है जहां दुनिया के बिजिएस्ट सी रूट्स हैं, जहां से आज 50% से ज्यादा कंटेनर ट्रेड पास होता है। यहीं पर दुनिया के सबसे क्रूशल चोक पॉइंट्स जैसे मलाक्का स्ट्रेट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मांदेब लोकेटेड हैं। आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट के बढ़ते इंपॉर्टेंस के चलते बेरिंग स्ट्रेट भी फ्यूचर में एक चोक पॉइंट की तरह इमर्ज हो सकता है, जो पैसिफिक में है। इसके अलावा यहीं पर दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया और आसियान हैं, जहां पर राइजिंग परचेसिंग पावर उसे एक मेजर मार्केट बनाएगी, अनलाइक वेस्टर्न नेशंस जिनका मार्केट और इकोनॉमी अब स्टैग्नेट होने लगा है। साथ में यहीं पर मैसिव रिसोर्सेज कंट्रोल करने वाले अफ्रीकन स्टेट्स भी हैं, जिसके चलते ही चाइना आज वहां अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। चाइना और यूएसए दोनों इंडो पैसिफिक के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए चाइना ने BRI और यूएस ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को पुश किया था।
साथ ही ओबामा ने एशियन पिवट पॉलिसी भी लॉन्च की थी, यानी यूएस का फोकस वेस्ट एशिया और वेस्टर्न यूरोप से हटकर अब इंडो पैसिफिक की तरफ है। क्वाड का राइज भी इस बात का संकेत देता है। इसके अलावा यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक एलाय ताइवान भी यहीं लोकेटेड है, जिसे चाइना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन यूएसए के सपोर्ट के चलते आज तक वो इसे एनेक्स नहीं कर पाया है। साथ ही ऑलमोस्ट हर रोज यूएस को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की धमकी देने वाला नॉर्थ कोरिया भी यहीं लोकेटेड है विद चाइनीज सपोर्ट। इन टोटलिटी अगर यूएस चाइना के बीच एक फ्यूचर वॉर हुआ तो उसका मेजर रीजन इंडो पैसिफिक के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और चोक पॉइंट्स को लेकर कंट्रोल होगा। लेकिन इस इंडो पैसिफिक में चाइना का मैसिव जियोग्राफिकल एडवांटेज है। आइए देखते हैं कैसे। द जियोग्राफिकल एडवांटेज। सिंपल सी बात यह है कि चाइना इस रीजन के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन से सबसे ज्यादा पास में है, जो उसे यूएस के कंपैरिजन में मेजर एडवांटेज देता है। यूएस यहां अपनी मिलिट्री बेसिस को ऑपरेट करता है, लेकिन उनमें मोस्ट टेरिटरीज इंडिपेंडेंट नेशंस हैं और वहां भी चाइना अपनी इकोनॉमिक टाइज को इंप्रूव करने की कोशिश में है। इसके अलावा ओबामा की एशिया पिवट पॉलिसी लार्जली फेलियर साबित हुई, जो चाइना की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को इंडो पैसिफिक में फैलने से रोकने में नाकामयाब रही है। चाइना ने साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाते हुए अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया है और यूएस देखता रह गया। इमीडिएट विसिनिटी के बियॉन्ड चाइना कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने में भी सक्सेसफुल रहा है थ्रू बीआरआई। इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादार पोर्ट, श्रीलंका में हैम्बनटोटा, म्यांमार में कोको आइलैंड्स, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट और ईस्ट अफ्रीका में जिबूती, दार एस सलाम, मोम्बासा और लामू जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। यूएस का ट्रेडिशनल एलाय पाकिस्तान आज चाइना का एलाय है। साथ में जिबूती में चाइना का ऑफिशियल मिलिट्री बेस भी है और म्यांमार के कोको आइलैंड में वो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग फैसिलिटी ऑपरेट करता है। इन ऑफिशियल फैसिलिटीज के अलावा ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि चाइना धीरे धीरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू कई और जगहों में बेसेस एस्टैब्लिश करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से ताजिकिस्तान के किजिलराबोट में ऑलरेडी चाइनीज मिलिट्री बेस ऑपरेशनल है, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वाखान कॉरिडोर के पास है। इसके अलावा पिछले लगभग 20 सालों में चाइना ने गल्फ वॉर और इराक वॉर से लेसन्स लेते हुए खुद की स्ट्रैटेजीज को काफी डेवलप किया है। वैसे यूएस के कई क्रूशल मिलिट्री बेसेस इंडो पैसिफिक में हैं, लेकिन रैंड कॉरपोरेशन के हिसाब से ये मिलिट्री बेसेस ज्योग्राफिकली चाइना से काफी क्लोज हैं और इसलिए चाइना बेटर पोजीशन है इन्हें इजीली अटैक करने के लिए। उसके मिसाइल्स आसानी से ग्वाम और हवाई तक पहुंच सकते हैं। कई चाइनीज ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि अमेरिकन एयरबेसेस में मिसाइल स्ट्राइक्स एक पॉसिबल वॉर में सबसे क्रूशल होंगे, जो अमेरिकन ऑपरेशंस को एटलीस्ट कुछ दिनों तक नॉन फंक्शनल कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए भी इन बेसिस का नॉन फंक्शनल होना ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट के कोर्स को बदल सकता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस का मेंटेनेंस काफी कॉस्टली है और इस मामले में भी चाइना एडवांटेजियस पोजीशन में है। ज्योग्राफिकल नजदीकी चाइनीज मिलिट्री कॉस्ट्स को काफी कम कर देती है, अनलाइक यूएसए। मिलिट्री कैपेबिलिटी। इस ज्योग्राफिकल एडवांटेज के अलावा मार्च 2021 में मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा पब्लिश्ड अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स की माने तो आज चाइना के पास दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है। चाइना 82 ऑन 100 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। नेवल पावर में वो सबसे सुपीरियर है और 406 वॉरशिप्स फॉलोड बाय 278 विद रशिया एंड 202 विद यूएसए एंड इंडिया। बावजूद इसके कि यूएसए सबसे ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करता है, वो इस इंडेक्स में सेकंड प्लेस में है विद 74 ऑन 100 पॉइंट्स, फॉलोड बाय रशिया एंड इंडिया। इसके अलावा चाइना और उसका एलाय रशिया दोनों ने ही वास्ट और मजबूत नेटवर्क्स ऑफ मिसाइल्स, रेडार्स, लॉन्ग रेंज एविएशन सिस्टम्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स डेवलप किए हैं, जो यूएसए और उसके एलाइज को वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न यूरोप में ऑपरेट करने से रोकने में कामयाब हो सकते हैं। शायद यूएस अपने एलाइज को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। खैर, यूएसए अपने 14,000 से ज्यादा एयरशिप्स के साथ एयर पावर में सबसे आगे है, जबकि चाइना के पास सिर्फ 3,587 एयरशिप्स हैं।
यही वजह है कि चाइनीज ऑब्जर्वर्स का मेन फोकस यूएस एयर बेसेस हैं, जिन्हें वो अपने मिसाइल्स के थ्रू टारगेट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा चाइनीज फोकस सिर्फ एयर बेसिस पर नहीं, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी होगा, क्योंकि ये पूरा रीजन ओशियानिक है और चाइना का नेवल पावर सुपीरियर है। इसलिए चाइना को यहां भी एडवांटेज मिल सकता है। एडमिरल फिलिप डेविडसन ने भी अपनी टेस्टिमनी में एडवांस्ड एयर और नेवल प्लेटफॉर्म्स की जरूरत को हाईलाइट किया है। वो कहते हैं कि यूएस को चाइना के एरियल रिफ्यूलेबल बॉम्बर H-6N और लुआंग 3 MOD गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे वेपन्स के साथ कंपीट करना पड़ेगा, जो काफी पावरफुल हैं। इसके अलावा उन्होंने चाइनीज आर्मी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और लैंड अटैक और एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के डेंजर्स को भी हाईलाइट किया था। ट्रेडिशनल मिलिट्री अटैक के अलावा चाइना शायद यूएसए के स्पेस में लोकेटेड सेंसर और कम्युनिकेशन लिंक्स को भी टारगेट करने में सक्सेसफुल हो सकता है। डेविड ऑकमानेक को शक है कि चाइना यूएसए के कमांड सिस्टम रिलेटेड डेटाबेसेस को साइबर वॉरफेयर के थ्रू करप्ट भी कर सकता है। इस सेंस में ये पॉसिबल वॉर ट्रूली एक मल्टी डायमेंशनल वॉर होगी। इन सब ने मिलकर कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर को चाइना की तरफ टिल्ट किया है, स्पेशली ताइवान, बाल्टिक सी और साउथ चाइना सी में, जहां पहले यूएस का डोमिनेंस अनक्वेश्चनेबल था। द काउंटर आर्ग्यूमेंट। चलिए अब देखते हैं द काउंटर आर्ग्यूमेंट। लेकिन कई एनालिस्ट्स इंक्लूडिंग डेविड ऑकमानेक कहते हैं कि यह सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है और ग्राउंड में वॉर कैसे लड़ा जाएगा वो प्रिडिक्ट करना टफ है। चाइना के न्यू वेपन्स लार्जली अनटेस्टेड हैं, क्योंकि 1979 के बाद वो आज तक किसी फुल स्केल वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। उसका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस सिर्फ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर बेस्ड है, जबकि यूएसए का वॉर्स में एक्सपीरियंस काफी है, जो उसे ऑन ग्राउंड वॉरफेयर में एक एडवांटेज देता है। इसके अलावा द डिप्लोमैट में पब्लिश्ड एक आर्टिकल क्लेम करता है कि चाइनीज मिलिट्री माइट सिर्फ एक हाइपरबोली या एग्जैजरेशन है और चाइनीज मिलिट्री के कुछ हिडन वीकनेसेस हैं जिन पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला वीकनेस है पीपल्स लिबरेशन आर्मी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और लैक ऑफ रिफॉर्म्स। एक तरफ चाइना ने अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज तो किया, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म्स में वो काफी पीछे है, जिसके चलते उसे इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। शी जिनपिंग ने 2015 में ही मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म की बात की थी, जो आउटडेटेड है और रैम्पेंट करप्शन का शिकार है। इसके चलते पीएलए के जॉइंट एक्सरसाइजेस इफेक्टिव नहीं होते। पीएलए कई मिलिट्री रीजन्स में डिवाइडेड है, जो खुद में फ्यूडल स्ट्रक्चर्स या फिefdoms जैसे हैं। इनमें से कई रीजन्स लॉजिस्टिकल रिसोर्स क्रंच भी फेस करते हैं और वो मेजर मिलिट्री कैंपेन्स शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे। पीएलए सिवियर मैन पावर चैलेंज फेस कर रही है, जिसके चलते उसके मिलिट्री पर्सनल्स ज्यादा स्किल्ड और एजुकेटेड नहीं हैं, स्पेशली लोअर लेवल्स में। कहते हैं कि रिक्रूटमेंट्स में रैम्पेंट करप्शन इसका मेजर कारण है। भले ही शी जिनपिंग ने मिलिट्री रिफॉर्म्स की शुरुआत की हो, लेकिन इन रिफॉर्म्स का फाइनल माइलस्टोन 2049 है, जब पीएलए एक फुली मॉडर्नाइज्ड और वर्ल्ड क्लास फोर्स की तरह उभरेगी। ये काफी लंबा समय है और रिफॉर्म्स कितने सक्सेसफुल होंगे ये भी डाउटफुल है। शी जिनपिंग रेकग्नाइज करते हैं कि एक पुअरली ट्रेन्ड और पुअरली मैनेज्ड मिलिट्री को एडवांस्ड वेपनरी देने से चाइना के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस अचीव नहीं होंगे। चाइना की जीत इसलिए भी मुश्किल होगी क्योंकि यूएस भी चाइनीज थ्रेट को एक्नॉलेज करते हुए अपने एलाइज के साथ रिश्ते इंप्रूव करने की कोशिश में है। G7 समिट में भी BRI को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान को अनवेल किया गया है। साथ में यूएस ऑफिशियल्स मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को समझ रहे हैं और वो न्यू ट्राई सर्विस स्ट्रैटेजी बैटल फोर्स 2045 प्लान के तहत चाइनीज स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के प्लान में है, स्पेशली पैसिफिक में। इसका मेन एम है पैसिफिक में मिलिट्री कॉस्ट को कम करना थ्रू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। इस स्ट्रैटेजी में नेवल पावर पर स्पेशल फोकस है और यूएस नेवल शिप्स को 500 के बियॉन्ड ले जाना मेन एम है। इसमें मेजॉरिटी शिप्स अनमैन्ड होंगी। चाइना न्यूक्लियर पावर में भी यूएस से काफी पीछे है। एक तरफ जहां यूएस के पास 5000 से ज्यादा वॉरहेड्स हैं, वहीं चाइना के पास केवल 300 वॉरहेड्स हैं।
इस पॉसिबल वॉर में अगर 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ रशिया चाइना की साइड में आता है तो ही वो यूएसए के खिलाफ कंपीट कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थे आर्ग्यूमेंट्स जो हमें यूएस और चाइना के पॉसिबल वॉर में जीत और हार की पॉसिबिलिटी को समझने में मदद करते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को इस उम्मीद में खत्म कर सकते हैं कि जिस तरह के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस और न्यूक्लियर वेपन्स वाले हाईली कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल सिचुएशन में हम आज हैं, वहां इन ग्रेट पावर्स के बीच वॉर न ही हो तो इंसानियत के लिए अच्छा होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कंटिन्यूअस कोऑपरेशन और डायलॉग से अवॉइड हो जाएं, तो वो शायद सबसे पॉजिटिव आउटकम होगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।